ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 381 निष्कर्ष। राजकुमारी याओ यू का निमंत्रण। बहुत सुंदर। इस समय चाहे दर्शक सीटों पर हो या VIP क्षेत्र में, कई युवा लड़कियां लियू लिंग की ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थीं। उनके दिल धड़क रहे थे। लियू लिंग के प्रदर्शन के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस प्रतियोगिता का चैंपियन होगा। फामा ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया, बोलते समय उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। लियू लिंग के पीछे राजकुमारी याओ यू ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उत्सुकता से पूछा, लियू लिंग, तुम पिछले कुछ सालों से क्या कर रहे थे? तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्योंकि मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। राजकुमारी के सवाल पर लियू लिंग ने थोड़ा कंधे उचकाए, फिर पत्थर के मंच पर सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। लियू लिंग की बेबाक प्रतिक्रिया सुनकर राजकुमारी याओ यू कुछ पल के लिए शब्दों के अभाव में थी, कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आखिरकार लियू लिंग के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें जीनियस कहना निश्चित रूप से उचित था। जैसे जैसे रेत के घड़े में रेत कम होती गई, जियाओ यान, जियाओ जियान और राजकुमारी याओ यू ने भी विंड वॉकिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया। हालांकि कई प्रतिभागियों को लियू लिंग से प्रेरित होने के बाद एहसास हुआ कि गोली के नुस्खे में कुछ समस्या थी। विंड वॉकिंग पिल अभी भी 1 या 3 गोली थी। आमतौर पर 5 में से केवल 1 या 2 किमियागर इसे परिष्कृत करने में कामयाब हो सकता है, और यहाँ तक कि नए उन्नत या 3 किमियागर भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। इसलिए जब तक घड़े खत्म हो गए, तब तक 40 से कम लोगों ने विंडवॉकिंग पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। ये 40 व्यक्ति प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ध्यान का केंद्र बन गए, जहां अंतिम चैंपियन और शीर्ष 10 का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा का समय समाप्त होने के बाद इसके बाद नियमित परीक्षण हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, लियू लिंग द्वारा परिष्कृत की गई गोली एक बार फिर पहले दौर की तरह ही उच्चतम गुणवत्ता के रूप में रैंक की गई। इससे जियाओ यान को गहरी निराशा हुई। दूसरी सबसे उच्च गुणवत्ता वाली गोली अभी भी कोने में काले वस्त्र पहने रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद जियाओ यान, राजकुमारी याओ यू और कुछ अन्य मजबूत टियर 3 किमियागर आए। एक बार परीक्षण पूरा हो जाने के बाद आकाश धीरे धीरे काला हो गया। एक पतला अर्धचंद्र धीरे धीरे क्षितिज पर उभरा, जो चमकदार रोशनी वाली शाही राजधानी को रोशन कर रहा था। देवियों और सज्जनों, आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होगी। मैं सभी प्रतिभागियों को आज रात अच्छी तरह से आराम करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। कल टूर्नामेंट का अंतिम दौर है, जहां चैंपियन का फैसला किया जाएगा। इसलिए आप जो भी करें, किसी भी चीज को भाग लेने से न रोकें। इसे मिस करना जीवन भर का पछतावा होगा। फामा ने दिल खोलकर हंसते हुए घोषणा की। फामा द्वारा आज के मूल्यांकन के अंत की घोषणा सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। 2 दौर काफी थका देने वाले थे। लियू लिंग ने अपने बर्तन को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया, कोने में काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर देखा। उसे लगातार लग रहा था कि यह व्यक्ति उस पर पूरा ध्यान दे रहा था। जहां तक जियाओ यान का सवाल है, उसने जल्दी से अपना सामान समेटा और कार्यक्रम स्थल से निकल गया। लियू लिंग के साथ पिछले संघर्ष के कारण और अंततः जियाओ जिन के हाथों बुरी तरह हारने के कारण जियाओ यान अब लियू लिंग और उसके पीछे की शक्ति से बहुत सावधान था। भीड़ को चीरते हुए कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के बाद लियू लिंग ने अचानक देखा कि उसका रास्ता कई आकृतियों द्वारा अवरुद्ध था। राजकुमारी याओ यू और मित्तल परिवार से याफी के साथ उसकी नज़र में आ गई। लियू लिंग, बधाई हो, आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। मुझे यकीन है कि आप कल के अंतिम दौर में शानदार परिणाम हासिल करेंगे। राजकुमारी याओ यू ने लियू लिंग को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा। वह और लियू लिंग के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी और वे विशेष रूप से परिचित नहीं थे। हालांकि शाही परिवार में जन्म लेने और उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के कारण उसे सभी मामलों में शाही परिवार के हितों पर विचार करना था। इससे पहले जियाओ यान ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए उसने उसे जीतने की कोशिश की थी। अब जब लियू लिंग ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया था, तो वह उसके साथ भी अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक थी। राजकुमारी याओ यू, चलो कल के मामले कल के लिए छोड़ देते हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं चैंपियनशिप जीतूंगी, लेकिन मैंने अभी तक इसका दावा नहीं किया है, इसलिए जल्दी से बात न करना ही बेहतर है। लियू लिंग की बधाई के शब्दों पर प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रूप से शांत थी। हालांकि लियू लिंग के शांत शब्दों से राजकुमारी याओ यू को उसके स्थिर आत्मविश्वास का एहसास हो सकता था, जो कि जियाओ यान के व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग था। चाहे जियाओ यान को किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, वह हमेशा विनम्रता से जवाब देता था। दूसरी ओर लियू लिंग को ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं थी और वह खुलकर अपनी बात कहता था। ठीक है। लियू लिंग की बातें सुनकर राजकुमारी याओ यू कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। उसके चेहरे पर थोड़ी असहजता दिख रही थी और वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी।
ये देखकर याफी ने जल्दी से कहा, लियूलिंग, राजकुमारी याओ यू ने आज रात आपके और छोटी राजकुमारी के लिए भोज का आयोजन किया है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आज रात अपने गुरु से मिलने के लिए यूनलान संप्रदाय में वापस जाना है। याफी की बात पूरी होने से पहले ही लियूलिंग ने उसे बीच में रोकते हुए अपना हाथ हिलाया। फिर वह मुड़ा और दूसरी गली में चला गया। इस बीच कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलने के बाद जियाओयान को भी कई निमंत्रणों की बौछार हुई, जिसमें नालन परिवार के नालन जी और राजधानी में उसके कुछ दोस्तों का निमंत्रण भी शामिल था। मजे की बात यह है कि जियाओयान ने भी लियूलिंग जैसा ही फैसला किया और किसी भी भोज में शामिल न होने का फैसला किया। सड़क पर चलते हुए जियाओयान उस सराय की ओर चल पड़ा जहां वह ठहरा हुआ था। रास्ते में उसके आसपास के लोगों की प्रशंसा भरी निगाहों और फुसफुसाहटों ने उसे सिरदर्द दे दिया। इसे सहन न कर पाने के कारण उसने अपनी गति तेज कर दी, कुछ गलियों में मुड़ा और अंत में सराय में घुस गया, सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर जाते ही जियाओयान ने अपने पीछे का दरवाज़ा बंद किया, उस पर झुक गया और एक लंबी सांस छोड़ी। अपने माथे को रगड़ते हुए वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था। हालांकि मूल्यांकन के 2 दौर सतह पर सरल लग रहे थे, लेकिन छिपी हुई जटिलताएं उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इस प्रतियोगिता से दबाव बहुत बढ़ गया था। लियूलिंग का अचानक उदय और रहस्यमयी काले वस्त्रधारी आकृति की असाधारण शक्ति दोनों ने ही जबरदस्त ताकत दिखाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, याओ लाओ से जियाओयान को पता चला कि इन दोनों व्यक्तियों में स्वर्गीय ज्वालाएं थीं। जैसे ही जियाओयान ने टूर्नामेंट के विवरण पर विचार किया, एक छाया चुपचाप उस सराय के पास दिखाई दी जहां वह रह रहा था। याओ लाओ, जो जियाओयान की अंगूठी से स्थिति की निगरानी कर रहा था, उसे लंबे समय से काले वस्त्रधारी आकृति की हरकतों के बारे में पता था, लेकिन उसने अभी तक जियाओयान को इसका उल्लेख नहीं किया था। जियाओयान, ज्यादा सोचना बंद करो, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो और दिन के दौरान इस्तेमाल किए गए डुक्यू को फिर से भर लो। भले ही तुम उन 2 विलक्षण लोगों के खिलाफ पहला स्थान न जीतो, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। अपने आप पर इतना दबाव मत डालो। याओ लाओ की आवाज़ गूंजी, जियाओयान के भीतर पनप रही जटिल भावनाओं को महसूस करते हुए। याओ लाओ के दिलासा देने वाले शब्दों को सुनकर जियाओयान ने अपना संयम वापस पाया और कहा, गुरु, मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। इसके अलावा कल का मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मैं शायद हार न जाऊं। हाँ, अब मैं जिद्दी जियाओयान को जानता हूँ। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ अपनी दाढ़ी को सहलाया। अध्याय 382, जियोई जियान का पीछा किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल से निकलने के बाद जियोई जियान शहर में एक निश्चित सराय की ओर चली गई। हालांकि जैसे जैसे रात गहराती गई, व्यस्त सड़कों पर उसने देखा कि 3 परछाइयां उसके पीछे पीछे आ रही हैं। ये 3 बूढ़े आदमी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी मौजूदा ताकत के साथ जियोई जियान आसानी से समझ सकती थी कि उसके पीछे चल रहे 3 लोग वही 3 डू सम्राट विशेषज्ञ थे जो दिन के दौरान ऊंचे मंच पर बैठे थे। यह महसूस करते हुए कि उसका पीछा किया जा रहा है, जियोई जियान ने अपनी गति तेज कर दी और जल्द ही एक सुनसान गली में प्रवेश कर गई। बाहर आओ। एक बार शांत गली में जियोई जियान मुड़ी और अपने पीछे खड़े लोगों की ओर ठंडे स्वर में चिल्लाई, तो ये वास्तव में एक महिला है। उसकी तीखी आवाज सुनकर फामा, जिया जिंगतियान और हाई बोडोंग ने एक दूसरे को देखा। अचानक उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। ये जानते हुए कि उन्हें खोज लिया गया है, तीनों ने अब छिपने की जहमत नहीं उठाई। वे छतों से नीचे उतरे और जियाओई जियान के सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर उतरे। जिया जिंगतियान आगे चल रही थी, जोर से बोली, छोटी लड़की, तुम्हारी ताकत बहुत प्रभावशाली है। तुम वास्तव में हम तीनों बूढ़ों को महसूस करने में कामयाब रही। मेरे संप्रदाय की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम तीनों टिप्पणी कर सकते हो। अगर तुम होशियार हो तो वापस जाओ जहां से तुम आए हो। जियाओई जियान ने जियामा साम्राज्य के 3 दिग्गजों को संबोधित करते हुए शांति से उत्तर दिया। एक संप्रदाय? क्या ये लड़की किसी संप्रदाय की नेता हो सकती है? 17 साल की उम्र में एक संप्रदाय की नेता? जियाओई जियान को खुद को एक संप्रदाय का प्रमुख बताते हुए सुनकर जिया जिंगतियान, फामा और है बोडोंग संदेह से भर गए। फामा ने अपना सिर हिलाया, अपने पहले के विचारों को खारिज करते हुए, फिर निश्चितता के साथ बोला, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह इतनी छोटी हो और पहले से ही एक संप्रदाय की नेता हो। अगर वह भेष का उपयोग नहीं कर रही है, तो उसके पास अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष तरीका होना चाहिए। फामा सही है। अगर वह वास्तव में एक संप्रदाय की नेता है, तो वह युवा पीढ़ी के लिए प्रतियोगिता में भाग क्यों लेगी? यह उसकी स्थिति से मेल नहीं खाता। मुझे संदेह है कि राजधानी में प्रवेश करने के लिए उसके पास अन्य उद्देश्य हैं, जिया जिंगतियान ने कहा। उसकी आंखें जियाओई जियान पर टिकी हुई थीं, स्थिति का विश्लेषण कर रही थीं। जबकि फामा और जिया जिंगतियान संदेह से भरे हुए थे, हाई बोडोंग केवल जिज्ञासा से वहां था, ये देखने के लिए उत्सुक था कि वह काली पोशाक वाला व्यक्ति कौन था जिसने दिन में तुरंत उसकी कोल्ड स्ट्रीम को नष्ट कर दिया था। फामा के साथ नजरें मिलाने के बाद जिया जिंगतियान ने जियाओई जियान से कहा,
कल की प्रतियोगिता को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें आपकी टोपी उतारने और अपना असली रूप दिखाने की ज़रूरत है। हे, अगर तुम में हिम्मत है तो और इसे खुद उतारो। जिया जिंगतियान की मांग सुनकर जियाओ यीजियान ने उपहास किया। तुम मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर रहे हो। जिया जिंगतियान, जो स्वाभाविक रूप से उग्र स्वभाव का था, शाही परिवार की रक्षा में अपनी भूमिका के कारण सतर्क हो गया था, जिससे उसे चीज़ों के बारे में अधिक गहराई से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि राजधानी के भीतर काले रंग के इस रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति की उपस्थिति एक संभावित खतरे की तरह लग रही थी, जिसे किसी भी अप्रत्याशित परेशानी के आने से पहले संबोधित करने की आवश्यकता थी। जैसे ही जिया जिंगतियान ने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और वह तेजी से जियाओ यीजियान के पास पहुंच गया। उसके हाथ में पीली डुकी हुई थी और वह उसके सिर पर टोपी लेने के लिए आगे बढ़ा। जिया जिंगतियान की हरकतों को देखकर जियाओ यीजियान एक इंच भी नहीं हिली और स्थिर खड़ी रही। उसने शांति से अपना हाथ उठाया और ग्रे डू क्यूई की एक किरण सीधे उसकी ओर भेजी। ग्रे डू क्यूई के भीतर की शक्ति को महसूस करते हुए, जो उसकी खुद की शक्ति से कमजोर नहीं थी, जिया जिंगतियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आगे बढ़ती हुई आकृति धीमी हो गई और उसके सामने तेजी से मिट्टी की एक मोटी दीवार खड़ी हो गई। धमाका! ग्रे डू क्यूई किरण मिट्टी की दीवार से टकराई, जिससे ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट हुआ। जिया जिंगतियान की डू क्यूई पृथ्वी तत्व वाली थी, जिससे उसे एक मजबूत बचाव मिला। कई वर्षों तक डू सम्राट के शिखर पर पहुंचने के बाद उसकी डू क्यूई जियाओ यीजियान की तुलना में बहुत अधिक ठोस थी। नतीजतन उसके हमले का सामना करने के बाद दीवार लगभग बरकरार रही। ओह, मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी। हालांकि जिया जिंगतियान ने जियाओ यीजियान के हमले को सफलतापूर्वक रोक दिया, लेकिन वह उसके पीछे फामा और हेबोडोन के साथ सभी गहरे आश्चर्य से भर गए। किसी दूसरे देश से एक उच्च स्तरीय डू सम्राट किसी तरह बिना किसी की नज़र में आए शाही राजधानी में घुस गया था और यहाँ तक कि अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भी खुलेआम दिखाई दिया था। यह विडंबना से कम नहीं था। बूढ़ी जिया, क्या तुम्हें उसकी डू क्यूई में कुछ असामान्य नहीं लगा? जिया जिंगतियान के पीछे खड़े फामा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और जिया जिंगतियान और जियाओ यीजियान के बीच आदान प्रदान को देखने के बाद उसे याद दिलाया। जिया जिंगतियान ने पहले चुयुन साम्राज्य के कई विशेषज्ञों से लड़ाई की थी, इसलिए वह जहरीली डू क्यूई से बहुत परिचित था। हालांकि पहले अपनी केंद्रित अवस्था में यह उसके दिमाग में नहीं आया था। अब फामा की याद दिलाने पर उसे तुरंत परिचित अनुभूति याद आ गई। जहर की तकनीक, क्या तुम चुयुन साम्राज्य से हो? चुयुन साम्राज्य में कोई महिला संप्रदाय गुरु नहीं है न? जिया जिंगतियान की निगाहें भयंकर हो गईं और उसने जियाओ यीजियान को घूरते हुए देखा। उसकी आवाज़ तीखी थी। हा, बूढ़े आदमी, सिर्फ इसलिए कि तुम चुयुन साम्राज्य में किसी महिला संप्रदाय गुरु के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ कोई नहीं है। तुम बस बहुत अज्ञानी हो। जियाओ यीजियान ने हल्के से ठहाका लगाया। उसे जहर गुरु होने के उनके संदेह से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ भले ही फामा और हेबोडोन युद्ध में जिया जिंगतियान के साथ शामिल हो जाएं, उसके पास उनसे डरने का कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, चूंकि तुम जहर गुरु होने की बात स्वीकार करते हो, तो तुम हमें जियामा साम्राज्य की अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बता सकते हो? फामा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मेरा उद्देश्य स्वाभाविक रूप से यह अल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग में भाग लेना है। क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए बाहर करने की योजना बना रहे हो क्योंकि मैं एक जहर मास्टर हूं, जबकि प्रतियोगिता कथित तौर पर सभी कीमियागरों के लिए खुली है? जियाओ यीजियान ने उपहास किया। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर फामा का चेहरा काला पड़ गया। एक लंबे विराम के बाद उसने धीरे से कहा, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम राजधानी में अच्छा व्यवहार करोगे, हम तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेंगे। हालांकि जिया जिंगतियान उलझन में दिखाई दिया। चुयुन साम्राज्य लंबे समय से जियामा साम्राज्य के साथ मतभेद में था, जिसमें अक्सर युद्ध छिड़ जाता था। एक प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र के डू सम्राट को राजधानी में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देने से अनियंत्रित परिणाम हो सकते थे। कुछ विचार विमर्श के बाद जिया जिंगतियान ने जियाओ यीजियान के खिलाफ कार्रवाई करने से बचने का फैसला किया, लेकिन उसने एक सख्त चेतावनी जारी की। तुम्हें बेहतर व्यवहार करना चाहिए, या मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम कभी भी जियामा साम्राज्य को न छोड़ो। मैं जो करता हूं वह तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम मुझे उकसाओगे तो तुम परिणामों को झेल नहीं पाओगे। जिया जिंगतियान की धमकी के जवाब में जियो यीजियान ने अपना नाजुक सफ़ेद हाथ उठाया, हवा में एक छोटा सा इशारा किया और फिर दूर हो गई। अब उसने तीनों पुरुषों पर ध्यान नहीं दिया। अध्याय 383 टूर्नामेंट से पहले की तैयारियां। फामा की रात में जियाओ यान से मुलाकात। जियाओ यीजियान को धीरे धीरे नज़रों से ओझल होते हुए देखते हुए जिया जिंगतियान, फामा और हेबोडोन अपनी जगह पर ही जड़वत खड़े रहे और उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद जिया जिंगतियान अचानक फामा की ओर मुड़ी और बोली, फामा, उसके जैसी कोई, शायद एक प्राचीन राक्षस, अल्केमिस्ट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। तुम्हें जरूर चिंता होनी चाहिए।
अगर वह चैंपियनशिप जीत जाती है तो जिया मा साम्राज्य में तुम्हारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। बूढ़ी जिया, जहां तक मैं देख सकता हूं तुम मुझसे ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं हो। उस व्यक्ति की ताकत तुम्हारी ताकत के बराबर है और न तो मैं और न ही ओल्ड आइस उसका मुकाबला कर सकते हैं। यही कारण है कि तुमने कोई और कदम नहीं उठाया है न। अगर वह शाही राजधानी में हंगामा मचाती है तो तुम्हारे शाही परिवार को सिरदर्द होगा। जिया जिंगटियन की बातें सुनकर फामा ने गहरी सांस ली। जिया जिंगटियन का चेहरा काला पड़ गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं जल्द से जल्द चुयून साम्राज्य में किसी को उसकी पहचान की जांच करने के लिए भेजूंगा। अगर वह इस दौरान राजधानी में गड़बड़ी फैलाने की हिम्मत करती है तो भले ही मुझे गंभीर चोट लग जाए, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह यहीं रहे। सहमत। जिया जिंगटियन के गुस्से भरे शब्दों को सुनकर फामा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, बूढ़ी जिया, मैंने पहले जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे बस इस बात की चिंता थी कि अगर यह मामला बढ़ गया तो कल तक पूरी राजधानी में अफवाहें फैल जाएंगी कि जिया मा अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने चैंपियनशिप में धांधली करने के लिए प्रतियोगियों को नुकसान पहुंचाया है। एक बार टूर्नामेंट खत्म हो जाने के बाद हमारा अल्केमिस्ट एसोसिएशन इस रहस्यमयी महिला से निपटने में आपका पूरा समर्थन करेगा। फामा के बोलने के बाद हाई बोडोंग ने भी कहा, अगर वह वास्तव में जिया मा साम्राज्य को धमकी देती है तो मैं अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करूंगा। ठीक है, तब मैं मदद के लिए आप दोनों बूढ़े साथियों पर भरोसा करूंगा। फामा और हाई बोडोंग के बयानों को सुनने के बाद जिया जिंगटियन की अभिव्यक्ति आखिरकार शांत हो गई। बूढ़ी जिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चूक न हो, मेरा सुझाव है कि आप कल टूर्नामेंट के बाद यूनलैंड संप्रदाय का दौरा करें और गुहे से मिलें। अचानक ये सुझाव देने से पहले हाई बोडोंग एक पल के लिए झिझके। गुहे, उसे अभी क्यों लाया? क्या आपको लगता है कि वह इस मामले में कोई मदद कर सकता है? हाँ, गुहे शायद छठे दर्जे का कीमियागर हो, लेकिन उसकी साधना केवल एक राजा की है। वह क्या मदद कर सकता है? हालांकि मैंने नालन जी से सुना है कि यूनलैंड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु यून ने पिछले कुछ वर्षों में ताकत में बहुत प्रगति की है। जिया जिंगटियन और फामा दोनों ने हाई बोडोंग के सुझाव को खारिज करते हुए जवाब दिया। मानो या न मानो, गुहे की असली ताकत वह नहीं है जो दिखती है, और सिर्फ लियू लिंग के पास ही स्वर्गीय ज्वाला नहीं है। गुहे के पास जो है वह कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। हाई बोडोंग ने गुहे का रहस्य उजागर किया ताकि उन्हें यकीन दिलाया जा सके। क्या गुरु और शिष्य दोनों के पास स्वर्गीय ज्वालाएं हैं? जिया जिंगटियन और फामा के पास हाई बोडोंग के शब्दों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था और दोनों ही बहुत हैरान थे। मैंने शुरू में सोचा था कि लियू लिंग अपने प्रशिक्षण के दौरान सिर्फ ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम पर ठोकर खा गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुहे ने ये खजाना अपने प्रिय शिष्य को उपहार में दिया है। फामा ने अपने शुरुआती सदमे से उबरते हुए अनुमान लगाया। इस बीच जिया जिंगटियन अभी भी हाई बोडोंग के शब्दों पर विचार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने संकोच से पूछा, बूढ़ी बर्फ, क्या तुम्हें लगता है कि गुहे की ताकत तुम्हारी ताकत से ज्यादा है? हाई बोडोंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, उसकी गहराई अथाह है। मैं उसकी सटीक साधना का निर्धारण नहीं कर सकता, लेकिन वह संभवतः आपके बराबर है, पूर्वज तक पहुंचने से केवल एक कदम दूर। उस स्थिति में मुझे निश्चित रूप से गुहे से मिलने का अवसर मिलना चाहिए। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद जिया मा साम्राज्य के 3 प्रभावशाली व्यक्ति रात के अंधेरे में बिखर गए। जिया जिंगटियन और है बोडोंग से अलग होने के बाद फामा ने अपने अधीनस्थों से एक सुराग का अनुसरण किया, अंततः जियाओ यान के निवास को खोज निकाला। फामा के दिमाग में कल के अल्केमिस्ट टूर्नामेंट के लिए उस रहस्यमय काले वस्त्र वाले व्यक्ति से मुकाबला करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति लियू लिंग के अलावा, जो पहले ही यूनलैंड संप्रदाय के लिए निकल चुका था, जियाओ यान था। इस प्रकार उसने जियाओ यान से पहले ही मिलने का फैसला किया ताकि उसे कुछ निर्देश दे सकें। जब फामा जियाओ यान की सराय के बाहर पहुंचा था तो जियाओ यान ने याओ लाओ के इशारे से उसकी उपस्थिति को पहले ही भांप लिया था। हालांकि जियाओ यान ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया हो। थोड़ी देर में जियाओ यान के कमरे के बाहर से एक बुजुर्ग की खांसी की आवाज गूंजी। ये फामा था। खांसी, खांसी, मेरे युवा मित्र यान जियाओ, ये बूढ़ा व्यक्ति बिना बुलाए आया है और आपसे कुछ चर्चा करना चाहता है। फामा की बातें सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर थोड़ी उलझन दिखी। ये देखते हुए कि फामा ने दिन के दौरान याओ लाओ की उपस्थिति को भांप लिया था, जियाओ यान कुछ हद तक सतर्क रहा। हालांकि जिया मा साम्राज्य के कीमियागर संघ के अध्यक्ष के रूप में फामा व्यक्तिगत रूप से आए थे और जियाओ यान के पास मना करने का कोई अच्छा कारण नहीं था। क्रेग, राष्ट्रपति फामा, आपकी यात्रा यान जियाओ के लिए सम्मान की बात है। कृपया अंदर आएं। याओ लाओ की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जियाओ यान ने धीरे से दरवाजा खोला और फामा को अपने कमरे में आमंत्रित किया। मेज के पास बैठे जियाओ यान ने जल्दी से फामा के लिए एक कप चाय डाली। फामा ने इस साधारण सराय की चाय की परवाह न करते हुए एक घूंट लिया।
उसकी नज़र जियाओ यान पर टिकी रही और वह मुस्कुराया और बोला, युवा मित्र यान जियाओ, सच में युवावस्था से ही नायक निकलते हैं। इस साल के अल्केमिस्ट टूर्नामेंट के लिए आप संभवतः चैंपियनशिप के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। बुरेफा, तुम मेरी चापलूसी करते हो। फामा की प्रशंसा के बावजूद जियाओ यान विनम्र रहा और गंभीरता से जवाब दिया, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं, जब तक कि वह मेरी क्षमताओं के भीतर है, तो यान जियाओ मना नहीं करेगा। हे, मुझे यकीन है कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, मेरी यात्रा मुख्य रूप से कल के फाइनल के बारे में है, फामा ने मुस्कुराते हुए कहा। फाइनल? जियाओ यान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, आज सुबह उस काले वस्त्र वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि हो गई है, वह चुयुन साम्राज्य से है, फामा ने स्पष्ट रूप से कहा। चुयुन साम्राज्य से कोई? बुरेफा, क्या आपको चिंता है कि चुयुन साम्राज्य का कोई व्यक्ति जियामा अल्केमिस्ट टूर्नामेंट की चैंपियनशिप जीत सकता है? जियाओ यान ने फामा की चिंताओं को तुरंत समझ लिया। बिल्कुल, सिर हिलाते हुए फामा ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और सोच समझकर कहा, मैं आज रात यहाँ कल की प्रतियोगिता को थोड़ा और सुरक्षित बनाने के लिए आया हूँ। अगले दौर के परीक्षण में कोई छिपी हुई चाल नहीं है, ये पूरी तरह से प्रत्येक प्रतियोगी के सच्चे कौशल और तुरुप के पत्तों पर निर्भर करेगा। उस दौर में आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की पूरी आज़ादी होगी। सामग्री सहित सब कुछ आपको खुद ही तैयार करना होगा। इसका मतलब है कि गिल्ड कोई भी फॉर्मूला प्रदान नहीं करेगा, आपके संग्रह में आपकी सीमाओं से मेल खाने वाली सही रेसिपी है या नहीं, यह आपके अपने संसाधनों पर निर्भर करेगा। और भले ही आपके पास कोई रेसिपी हो, आपको गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री की भी आवश्यकता होगी। अगर नहीं, तो यह आपकी तरफ से सिर्फ दुर्भाग्य होगा। फामा ने अपने हाथ फैलाए और शरारती ढंग से हंसा। अध्याय 384, अंतिम परीक्षा शुरू होती है। लानत है। एक पल के बाद जियाओ यान खुद को कोसने से नहीं रोक सका। अगर फामा ने आज उसे पहले से नहीं बताया होता तो कल की परीक्षा के लिए वह उच्चतम स्तर की गोली की रेसिपी का इस्तेमाल कर सकता था जो याओ लाओ ने उसे पहले सिखाई थी। हालांकि ऐसे निम्न स्तर के व्यंजनों के साथ अन्य प्रतियोगियों के संग्रह को पार करना लगभग असंभव होगा। इसके अलावा तथ्य यह है कि प्रतियोगिता के लिए आवश्यक सामग्री खुद ही उपलब्ध करानी थी, जिसने जियाओ यान को मुश्किल में डाल दिया। हालांकि जियाओ यान को अब फामा से यह जानकारी पता थी और याओ लाओ उसे रातों रात टियर 4 गोली की रेसिपी सिखा सकते थे, लेकिन रेसिपी के मुद्दे को हल करना आसान था। लेकिन उसे आवश्यक सामग्री कहाँ से मिलेगी? हालांकि यह परीक्षा कुछ हद तक भाग्य पर निर्भर करती है, लेकिन भाग्य भी व्यक्ति की ताकत का एक हिस्सा है न? फामा ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि कल के लिए आपके पास कुछ कमी तो नहीं है। अगर आपके पास टियर 4 गोली की रेसिपी नहीं है तो ये बूढ़ा आदमी एक दे सकता है, साथ ही जरूरी सामग्री के 2 पूरे सेट भी दे सकता है। बेशक, अगर आपके पास पहले से ही टियर 4 की कोई जानी पहचानी रेसिपी है, लेकिन उसमें सामग्री की कमी है, तो मैं उसमें भी मदद कर सकता हूँ। जरूरी सामग्री के साथ टियर 4 रेसिपी देना। फामा की पेशकश सुनकर जियाओ यान खुद को लुभाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि याओ लाओ भी टियर 4 रेसिपी दे सकता था, लेकिन मुफ्त ऑफर को न स्वीकार करना मूर्खता होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जवाब दिया, बुरेफा, मेरे पास टियर 4 रेसिपी या सामग्री नहीं है। जियाओ यान की प्रतिक्रिया देखकर फामा की आंखों के कोने में एक बमुश्किल ध्यान देने योग्य मुस्कान चमक उठी। फिर उसने धीरे से कहा, टियर 4 रेसिपी और सामग्री कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आधार यह है कि आपको इसे परिष्कृत करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। मुझे नुस्खा के ग्रेड और विशिष्ट आवश्यकताओं को जानना होगा, जियाओ यान ने थोड़ा अनिश्चित महसूस करते हुए उत्तर दिया। अपने वर्तमान स्तर पर टियर 3 गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन टियर 4 गोलियों को परिष्कृत करना अधिक कठिन था, जिसकी सफलता दर काफी कम थी। ये नुस्खा केवल टियर 4 वाला हो सकता है, लेकिन इसका मूल्य टियर 5 नुस्खा के बराबर है या उससे भी अधिक है। फामा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग को हल्के से थपथपाया और उसके मुरझाए हुए हाथ में एक जेट ब्लैक स्क्रॉल दिखाई दिया। यहाँ एक नज़र डालें, मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। फामा ने मुस्कुराते हुए प्राचीन स्क्रॉल को जियाओ यान को सौंप दिया। जियाओ यान ने दोनों हाथों से स्क्रॉल को ध्यान से स्वीकार किया और धीरे धीरे इसे खोला, इसकी सतह पर दर्ज जानकारी को स्कैन किया। थरी मार्क ग्रीन स्पिरिट पिल, टियर 4 पिल। एक नियमित थरी मार्क ग्रीन स्पिरिट पिल एक डू प्रैक्टिशनर को डू ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बाधा को तोड़ने में मदद कर सकती है। यदि कोई डू ग्रैंड मास्टर इसका सेवन करता है तो इससे उनकी शक्ति में 1 स्टार की वृद्धि होने की थोड़ी संभावना है, बिना किसी साइड इफेक्ट के जोखिम के। थरी मार्क ग्रीन स्पिरिट पिल 3 ग्रेड में आती है। प्रत्येक ग्रेड में गोली की सतह पर पिल लाइनों के एक चक्र द्वारा चिन्हित किया जाता है। यदि 3 लाइनें बनती हैं तो यह उच्चतम ग्रेड है। जब डू ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति द्वारा लिया जाता है तो इसे सावधानी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यदि कोई डू ग्रैंडमास्टर यह गोली लेता है तो थोड़े समय के लिए 3 सितारा शक्ति प्राप्त करने की संभावना होती है,
लेकिन बैकलैश का जोखिम भी होता है, जो संभावित रूप से उनकी शक्ति को 1 या 2 सितारों तक कम कर सकता है। हालांकि बैकलैश जीवन के लिए खतरा नहीं होगा। थरीमार्क ग्रीन स्पिरिट पिल के उच्चतम ग्रेड को परिष्कृत करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। जैसे ही जियोयान ने स्क्रॉल पर विवरण पढ़ा, उसका उत्साह बढ़ गया। हालांकि वह अभी भी याओ लाओ की राय सुनना चाहता था। शिक्षक, आप इस गोली की रेसिपी के बारे में क्या सोचते हैं? जियोयान ने रिंग के माध्यम से याओ लाओ से संवाद किया। छोटे यान, फामा अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। ये थरीमार्क ग्रीन स्पिरिट पिल टियर 4 की सबसे अच्छी गोलियों में से एक है और यह वास्तव में टियर 5 रेसिपी के बराबर है। कल की प्रतियोगिता के लिए मेरा सुझाव है कि आप इसे आजमाएं। भले ही आप 3 लाइनों वाली उच्चतम ग्रेड की गोली को परिष्कृत न कर सकें, फिर भी आपको पहला स्थान जीतने में सक्षम होना चाहिए। याओ लाओ ने अपनी स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मैं आपकी सलाह का पालन करूंगा शिक्षक, जियोयान ने जवाब दिया। जैसे ही जियाओयान ने स्क्रॉल की सामग्री को पढ़ना समाप्त किया, उसके हाथों में जेट ब्लैक स्क्रॉल अचानक राख में बदल गया। ये गोली नुस्खा फामा से एक सरलीकृत प्रतिलिपि थी और इसे केवल एक बार पढ़ा जा सकता था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यह बाद में राख में क्यों बदल गया। तो इसे परिष्कृत करने के बारे में आप कितने आश्वस्त हैं? फामा ने चिंता के साथ पूछा, ये जानते हुए कि जियाओयान ने नुस्खा पढ़ना समाप्त कर दिया था। लगभग 50%, जियाओयान ने एक अस्पष्ट अनुमान दिया। 50%, ये थोड़ा कम है, फामा ने जियाओयान की प्रतिक्रिया सुनने पर खुद से कहा, हालांकि उसने अपने विचारों को प्रकट नहीं होने दिया। इसके बजाय उसने बस इतना कहा, ठीक है, मैं आपको कल शुभकामनाएं देता हूं। उस काले पोशाक वाले व्यक्ति को दबाना सुनिश्चित करें। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, ओल्ड फा, जियाओयान ने सहजता से उत्तर दिया। सहायता प्राप्त करने के बाद वह शर्मीली नहीं बनने वाला था। फामा के दिल में लियूलिंग अभी भी चैंपियनशिप के लिए सबसे मजबूत दावेदार था। वह केवल ये सुनिश्चित करने के लिए जियाओयान के पास आया था कि चीजें यथासंभव सुचारू रूप से चले। कुछ अंतिम निर्देश देने के बाद फामा ने अपनी स्टोरेज रिंग से थरीमार्क ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियों के 2 सेट निकाले और उन्हें जियाओयान को विदाई देने से पहले सौंप दिया। गोली के फॉर्मूले को याद करने के बाद जियाओयान ने रात के बाकी समय को शोधन प्रक्रिया पर विचार करते हुए बिताया। अगली सुबह जैसे ही आसमान में रोशनी होने लगी, हलचल भरा शहर एक विशाल मशीन की तरह जीवंत हो उठा, जो एकदम सही लय में काम कर रही थी। सड़कों पर भागते दौड़ते लोगों ने इस विशाल मशीन में ऊर्जा भर दी। उस दिन शहर में सबसे अधिक भीड़भाड़ वाली और जीवंत जगह आश्चर्यजनक रूप से विशाल रॉयल प्लाजा थी। कल की प्रतियोगिता ने दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ी थी और अधिक से अधिक लोग रोमांचकारी कीमिया प्रतियोगिता की ओर आकर्षित हुए। भले ही आसमान मुश्किल से चमक रहा था, लेकिन रॉयल प्लाजा के बाहर का क्षेत्र पहले से ही लोगों के समुद्र से भरा हुआ था। उनके सिर एक काले द्रव्यमान का निर्माण कर रहे थे जहां तक आंखें देख सकती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, बादलों के बीच से सूरज की एक किरण निकली, जिसने विशाल शहर पर अपनी रोशनी डाली। जब सूरज आखिरकार उग आया, तो रॉयल प्लाजा के कसकर बंद किए गए दरवाजे धीरे धीरे खुले और बाहर भीड़ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। जब जियाओयान प्लाजा में पहुंचा और प्रवेश द्वार पर लंबी लाइन देखी, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज की भीड़ कल से भी ज्यादा पागल होगी। भाईयान जियाओ। जैसे ही जियाओयान लंबी लाइन को देख रहा था, नालन जी अचानक उसके बगल में आ गई। मार्शल नालन। जियाओयान ने स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया। मेरे साथ आओ। एक प्रतियोगी के रूप में आपको नियमित लाइन में कतार में लगने की जरूरत नहीं है। नालन जी ने चारों ओर नजर घुमाए और जियाओयान को इशारा किया, फिर उसे प्लाजा के एक अलग प्रवेश द्वार की ओर ले गया। अध्याय 385, नालन यानरान प्रकट होता है। आश्चर्यजनक अंतिम नियम। नालन जी के पीछे पीछे जियाओयान कुछ दूर चला गया और धीरे धीरे शोर कम हो गया। एक कोने को पार करने के बाद जियाओयान ने पाया कि चौक के पीछे एक और साइड गेट था। इस गेट के बाहर 100 से ज्यादा पूरी तरह से हथियारबंद सैनिक तैनात थे, जो प्रवेश द्वार को मजबूती से रोक रहे थे। नालन मार्शल। जैसे ही नालन जी जियाओयान को गेट के पास ले गए, ड्यूटी पर मौजूद सभी सैनिकों ने सम्मानपूर्वक सलामी दी। सैनिकों की अनदेखी करते हुए नालन जी ने जियाओयान को गेट के अंदर ऐसे ले जाया जैसे कोई आसपास न हो। सैनिक उन्हें पहचानते हुए लग रहे थे, क्योंकि कोई भी उनके मार्ग को बाधित करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। अंदर जाने के बाद जियाओयान कुछ देर तक आगे बढ़ता रहा, जब तक कि उसका नजरिया अचानक चौड़ा नहीं हो गया। उसने ऊपर देखा और पाया कि कल मूल्यांकन के 2 दौर पास करने वाले कई प्रतिभागी पहले से ही चौक में इकट्ठा हो गए थे, 2 या 3 के समूहों में बातचीत कर रहे थे। जियाओयान ने कई बार भीड़ को स्कैन किया, लेकिन लियूलिंग या छोटी राजकुमारी को नहीं देखा। आह भरते हुए उसने धीरे से वीआईपी स्टैंड की ओर देखा। जिस क्षण उसने देखा, उसकी निगाहें जम गईं। उसकी नज़र में लियूलिंग के बगल में एक सुंदर आकृति खड़ी थी, जिसने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी।
नालन यानरान। जियाओ यान का दिल धड़क उठा। 3 साल के समझौते के बाद से यह पहली बार था जब वह नालन यानरान को देख रहा था। वह लियू लिंग पहले से ही मेरी पहचान जानता है और चूंकि वह नालन यानरान के इतने करीब है, इसलिए शायद उसे पता हो कि मैं राजधानी में भी आ गया हूँ। अवर्णनीय भावनाओं की लहर महसूस करते हुए जियाओ यान ने एक कदम आगे बढ़ाया, चौक में चलने का इरादा किया। उस क्षण छोटी राजकुमारी, जिसने पिछले दिन उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लिया था, ने उसके आगमन को देखा। वह मुड़ी और एक चमकदार मुस्कान के साथ आए और कहा, मिस्टर यानशियाओ, आप यहाँ बहुत जल्दी आ गए। छोटी राजकुमारी के अभिवादन ने तुरंत दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। वीआईपी स्टैंड में कई लोगों ने अपनी नज़रें जियाओ यान की ओर घुमाई, जिनमें नालन यानरान भी शामिल थे। जब नालन यानरान ने उसकी दिशा में देखा तो जियाओ यान को अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। सौभाग्य से नालन यानरान ने बस नज़र घुमाए और जल्दी से पीछे मुड़ गई, लियू लिंग के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। उसकी प्रतिक्रिया, ऐसा लगता है कि वह अभी तक मेरी पहचान नहीं जानती है। उसकी प्रतिक्रिया से राहत महसूस करते हुए जियाओ यान ने सांस छोड़ते हुए अनुमान लगाया। आह छोटी राजकुमारी, तुम भी देर से नहीं आए हो। थोड़ी देर रुकने के बाद जियाओ यान ने धीरे से छोटी राजकुमारी याओ यू के अनौपचारिक अभिवादन का जवाब दिया। हाँ भाई यानिक्सियाओ, मैं तुम्हें अभी यहीं छोड़ता हूँ। प्रवेश करने पर नालन जी ने भी वीआईपी सीटों पर लियू लिंग के बगल में खड़े नालन यानरान को देखा। नालन यानरान को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ देखकर नालन जी की अभिव्यक्ति जटिल हो गई, हालांकि ज्यादातर प्रसन्न थी। नालन जी के चले जाने के बाद जियाओ यान अपने घेरे में रहने वाले शिक्षक याओ लाओ से पूछे बिना नहीं रह सका, गुरु, क्या आप नालन यानरान के वर्तमान साधना स्तर का अनुमान लगा सकते हैं? ऐसा लगता है कि वह किसी तरह का खजाना लेकर जा रही है जो उसकी पूरी आभा को छुपाता है। अभी के लिए मैं भी उसके स्तर को नहीं समझ सकता, याओ लाओ ने जियाओ यान के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तभी कई प्रमुख व्यक्ति फामा, जिया जिंगतियान और है बोडोन जियाओ यान के पास दिखाई दिए और धीरे धीरे मंच की ओर बढ़े। मंच पर पहुंचने पर तीनों ने वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों पर एक नज़र डाली और फिर नीचे भीड़ की ओर देखने लगे। चुयुन साम्राज्य की रहस्यमयी आकृति अभी तक नहीं दिखी है। भीड़ को स्कैन करने के बाद फामा ने लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल को नहीं देखा और कुछ हैरान दिखे। लानत है, क्या हम सब उसकी चाल में फंस गए हैं? क्या वह दूसरी योजनाओं को अंजाम देने के लिए हमारे यहाँ इकट्ठा होने का फायदा उठाने की योजना बना रही है? जिया जिंगतियान ने उत्सुकता से अनुमान लगाया। तुम दोनों किस बात की चिंता कर रहे हो? देखो, वह पहले से ही यहाँ है। जैसे ही जिया जिंगतियान और फामा के चेहरों पर चिंता दिखी, हाई बोडोन ने चौक में एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया और शांति से बोला। हाई बोडोन के निर्देश का पालन करते हुए जिया जिंगतियान और फामा की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह यहाँ कब आए? अभी। वह एक पल पहले वहां नहीं थी और पलक झपकते ही वह किसी तरह चौक के ठीक बीच में प्रकट हो गई। उस समय न केवल ये दो बुजुर्ग जो काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को ध्यान से देख रहे थे आश्चर्यचकित थे, बल्कि चौक को देख रहे कई दर्शक भी सवालों से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि यह रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में कब प्रकट हुआ था। अपनी उपस्थिति को छिपाने में इस व्यक्ति का कौशल उल्लेखनीय है। राजधानी में एक संभावित खतरा है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को हमने जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा था वे जल्द ही वापस आएंगे। जिया जिंगतियान मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरते हुए उसकी नज़र मंच पर लिटिल डॉक्टर इम्मोर्टल पर टिकी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि लियू लिंग और यानिक्सियाओ अपनी जगह बनाए रख सकते हैं। हम चुयुन साम्राज्य के इस व्यक्ति को चैंपियनशिप पर कब्जा करने नहीं दे सकते। फामा ने मन ही मन प्रार्थना की। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियू लिंग, जियाओ यान और छोटी राजकुमारी सहित और भी प्रतिभागी धीरे धीरे चौक में प्रवेश करते गए। जो लोग अब तक पहुंच चुके थे वे सभी बैठ गए, खुद को केंद्रित कर रहे थे और अपनी स्थिति को समायोजित कर रहे थे। जो बचे थे उनमें काफी ताकत और धैर्य था। कोई भी मामूली चूक के कारण मूल्यांकन के इस अंतिम दौर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। जैसे जैसे धधकता सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, चौक के दोनों तरफ पहले से ही घनी भीड़ से भर गए थे। डोंग। एक निश्चित क्षण में चौक के ऊपर एक तीखी घंटी लंबी और तेज गूंजी। जब घंटी बजी, जियाओ यान, जो बंद आंखों से ध्यान कर रहा था, ने धीरे से उन्हें खोला, अपनी छाती के भीतर की बासी हवा को बाहर निकाला, खड़ा हुआ और वीआईपी मंच पर फामा की स्थिति की ओर देखा। अहम। ऊंचे मंच पर खड़े होकर फामा ने धीरे से अपना गला साफ किया, अपनी नज़र चौक पर घुमाई। एक संक्षिप्त विराम के बाद शोर धीरे धीरे कम हो गया। उनकी वृद्ध लेकिन स्थिर आवाज सभी के कानों में गूंज उठी। आज का मूल्यांकन टूर्नामेंट का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। अंतिम विजेता को इस प्रतियोगिता का चैंपियन घोषित किया जाएगा, इसलिए अपने सभी प्रयासों के लिए आज अपना सर्वश्रेष्ठ दें। गर्जना, गर्जना, गर्जना। जैसे ही फामा ने बोलना समाप्त किया, बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों ने जयकारे लगाए और गगनभेदी गर्जना से हवा हिल गई।
जैसे ही फामा की निगाह चौक पर पड़ी, उन्होंने अपने हाथ थोड़े ऊपर उठाए और गड़गड़ाहट का शोर धीरे धीरे कम हो गया। उनकी शक्तिशाली आवाज लंबे समय तक चौक पर गूंजती रही। इस तीसरे दौर के लिए गिल्ड प्रतिभागियों को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। सब कुछ पूरी तरह से आपके अपने कौशल पर निर्भर होना चाहिए, जिसमें नुस्खा, सामग्री आदि शामिल हैं। इसका मतलब है कि आवंटित समय के भीतर आपको अपनी क्षमताओं के भीतर एक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना होगा। अंतिम विजेता स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा बनाई गई गोली के स्तर और व्यवहारिक मूल्य से निर्धारित होगा। अध्याय 386 याओ लाओ जियाओ यान कड़ाही सिर्फ एक औजार है। जैसे ही यह घोषणा उनके कानों में गूंजी, चौक में मौजूद ज्यादातर प्रतियोगी अचानक परीक्षा की जरूरतों से चौंक गए। कुछ देर के सदमे के बाद उनमें से कुछ का चेहरा पीला पड़ने लगा। ये स्पष्ट था कि इन व्यक्तियों ने उचित नुस्खा या पर्याप्त औषधीय सामग्री तैयार नहीं की थी। इनके बिना उन्हें निम्न श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करना होगा, जिससे उनके हारने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि जियाओयान ने फामा से परीक्षा के विषय के बारे में पहले ही जान लिया था, फिर भी उसने थोड़ा चौंकने का नाटक किया। इस तरह की अप्रत्याशित रूप से चुनौतीपूर्ण परीक्षा में शांत भाव बनाए रखना आसानी से पक्षपात का संदेह पैदा कर सकता था। अपने भावों को नियंत्रित करते हुए जियाओयान ने जल्दी से चारों ओर नजर घुमाई। उसने देखा कि हालांकि छोटी राजकुमारी और लियू लिंग शुरू में परीक्षा की जरूरतों से हैरान थे, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो गए। उनके भावों में घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखे। प्रभावशाली पृष्ठभूमि, जियाओयान ने सोचा। हालांकि इस परीक्षा ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी क्षमताओं में बहुत बाधा नहीं डालती है। अब जब सभी को परीक्षा के नियमों से परिचित हो गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मंच पर फामा ने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर एक सूक्ष्म गति से उसे नीचे कर दिया। उनकी शांत आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। मूल्यांकन का तीसरा दौर अब शुरू होता है। जैसे ही फामा की आवाज कम हुई, चौक में हल्की सी बड़बड़ाहट तुरंत शांत हो गई। दर्शकों में अनगिनत आंखें नीचे विशाल चौक में दर्जनों प्रतियोगियों पर टिकी थीं, जो उनके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चौक पर फामा की घोषणा के बाद लगभग कोई भी प्रतियोगी नहीं हिला। इसके बजाय वे चुप रहे, प्रत्येक गहरी सोच में डूबा हुआ था, मूल्यांकन के लिए अपने दृष्टिकोण पर विचार कर रहा था। लगभग 10 मिनट की चुप्पी के बाद छोटी राजकुमारी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। उसके हाथ की एक लहर के साथ पत्थर के मंच पर एक प्राचीन नीली कड़ाही दिखाई दी, जिसमें एक हल्की शक्तिशाली आभा थी। कड़ाही को मंच पर बैठते हुए सुनकर जियाओयान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए नजर डाली। वह जिस कड़ाही का इस्तेमाल कर रही थी, वह कल इस्तेमाल की गई कड़ाही से अलग थी। इससे निकलने वाली आभा को देखते हुए इस कड़ाही की गुणवत्ता उसकी अपनी गहरे लाल रंग की कड़ाही से कहीं बेहतर थी। टीएस जिया बूढ़े आदमी, तुम्हारा शाही परिवार निश्चित रूप से पीछे नहीं हटता। तुम तो एज योर फ्लेम कॉल्ड्रॉन भी लाए हो। ये 5वीं श्रेणी की औषधीय कड़ाही है। मुझे याद है कि कई सालों पहले 4थी श्रेणी के कई कीमियागर इसके लिए लड़े थे। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। छोटी राजकुमारी को एज योर कॉल्ड्रॉन बुलाते हुए देखकर फामा ने आश्चर्य से ठहाका लगाया। हाँ, मैं खुद इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। सबसे अधिक संभावना है उस लड़की ने अपने पिता से तब तक भीख मांगी होगी जब तक कि उन्होंने उसे उधार नहीं दे दिया। जिया जिंगतियान ने एक सहज मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। इसके साथ ही उसने और फामा ने अपनी नजरें लियूलिंग पर घुमाईं। उस समय लगभग आधा मीटर ऊंची लाल औषधीय कड़ाही लियूलिंग के सामने पत्थर के मंच पर खड़ी थी। कड़ाही का रंग गहरा लाल था और उस पर हल्की झिलमिलाती रोशनी थी। आधार के पास 4 भयावह सांपों के सिर जटिल विवरण में उकेरे गए थे। सांपों के खुले मुंह ने 4 परस्पर जुड़ी हुई अग्नि चैनल बनाए। चैनल अंदर की ओर बढ़ने पर घुमावदार और संकीर्ण हो गए, जो एक विस्तृत आंतरिक डिजाइन का सुझाव देते हैं। कड़ाही के शीर्ष पर एक विशाल सांप गहरे लाल रंग के ढक्कन को बनाने के लिए कुंडलित था। ढक्कन पर एक अनूठा उद्घाटन विशेष रूप से सामग्री जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। बर्फ चांदी से बारीकी से तैयार किए गए ढक्कन में छोटे छोटे छेद बिखरे हुए थे, जो ज्यादा गर्म होने से रोकने के लिए वेंटिलेशन के रूप में काम करते थे, जो अन्यथा कड़ाही के फटने का कारण बन सकता था। कड़ाही के मध्य भाग को शुद्ध बर्फ के क्रिस्टल से तैयार किए गए पारदर्शी दर्पण से सुसज्जित किया गया था, जिससे गोली शोधन प्रक्रिया के दौरान अंदर होने वाली हर चीज का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। जादुई जानवरों की जटिल और शानदार नक्काशी ने कड़ाही की सतह को सजाया, जो इतनी सजीव लग रही थी कि वे लगभग जीवित लग रहे थे। ये देखकर जिया जिंगतियान ने आह भरी, लियूलिंग की यह कढ़ाई वाकई असाधारण है। ये राजकुमारी याओ यू की कढ़ाई से कहीं बेहतर प्रतीत होती है। ये वाकई उल्लेखनीय है। क्रिम्सन सरपेंट कढ़ाई नामक एक कढ़ाई गूहे द्वारा अप्रत्याशित रूप से लियूलिंग को उपहार में दी गई थी। फामा ने जिया जिंगतियान की भावना को दोहराया, जो स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। गूहे की इतनी भारी मात्रा में निवेश करने की इच्छा ने लियूलिंग की जीत की संभावनाओं को और भी बढ़ा दिया।
कीमिया की दुनिया में एक अच्छी कड़ाही कीमियागर को बहुत सहायता प्रदान करती है, जो गोली शोधन की सफलता दर को बहुत बढ़ा देती है। निम्न गुणवत्ता वाली कड़ाही अक्सर उच्च तापमान का सामना नहीं कर पाती, जिससे कभी कभी प्रक्रिया के दौरान अचानक विस्फोट हो जाता है। इस प्रकार कड़ाही को 1 से 8 तक, सबसे कम से उच्चतम तक, बारीक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। 8वीं श्रेणी से ऊपर कुलीन स्वर्गीय कड़ाही सूची है, जो कि आज दुनिया में केवल 13 ही कड़ाही मौजूद हैं, जो उनके मूल्य को बेहद कीमती बनाती हैं। शिक्षक, इतने प्रभावशाली कड़ाही के साथ क्या मुझे एक नई कड़ाही लेने पर विचार करना चाहिए? जियोयान याओ लाओ को अपनी अनिच्छा व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। जियोयान, साधारण कड़ाही मुझे आकर्षित नहीं करती। अभी केवल ब्लैक डायमंड कड़ाही है, लेकिन अगर आप इसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो यह अवांछित ध्यान आकर्षित कर सकता है। याओ लाओ ने हल्की खांसी की, उनकी आवाज़ में सावधानी का एक निशान था। ये सुनकर जियाओ यान अनिच्छा से सहमति में केवल सिर हिला सका। निराश मत हो जियाओ यान, जबकि एक कड़ाही मददगार होती है, फिर भी यह सिर्फ एक उपकरण है। सबसे महत्वपूर्ण कारक आपकी अपनी ताकत है। एक सच्चा मास्टर कीमियागर अपने हाथ की हथेली से एक कड़ाही बना सकता है, पूरी स्वतंत्रता के साथ गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, किसी भी बाहरी सीमाओं से अप्रतिबंधित। यही एक मास्टर की असली भव्यता है। समझ गया गुरु। याओ लाओ के उत्साहवर्धक शब्दों के साथ जियाओ यान ने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास बहाल हो गया है। अगले ही पल, बिना किसी हिचकिचाहट के, उसने अपनी खुद की गहरे लाल रंग की कड़ाही निकाली। जियाओ यान की कड़ाही देखकर फामा की अभिव्यक्ति खराब हो गई। उसने मान लिया था कि जियाओ यान में शायद कुछ ही सामग्री की कमी होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी फाइनल में इतनी मामूली कड़ाही का उपयोग करेगा। एक गलत अनुमान। मुझे कल रात पूछना चाहिए था कि क्या उसे एक बेहतर कड़ाही की आवश्यकता है, फामा ने अपने आप से कहा। जैसे ही जियाओ यान ने अपनी विनम्र गहरे लाल रंग की कड़ाही निकाली, फामा न केवल आश्चर्यचकित था, बल्कि उसकी ओर अनगिनत आश्चर्यचकित नजरें डाली गईं। कई लोगों ने मान लिया था कि जियाओ यान छोटी राजकुमारी और लियू लिंग की तरह अंतिम दौर के लिए अपने सबसे अच्छे उपकरण बचा रहा था। फिर भी सभी को चौंकाते हुए उसने फिर भी इस सादे और पस्त कड़ाही का उपयोग करने का विकल्प चुना। अध्याय 387, स्वर्गीय ज्वाला का उद्भव, सभी अग्नियों का समर्पण। जियाओ यान ने एक पल के लिए विचार में अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया, अपने सामने पत्थर के मंच पर 3 पैटर्न वाली हरी आत्मा की गोली के लिए सामग्री बिछाए। संग्रह में 20 से अधिक प्रकार की सामग्री शामिल थी। ये पहली बार था जब जियाओ यान ने सामग्रियों के इतने व्यापक सेट को परिष्कृत करने का प्रयास किया था। मनोवैज्ञानिक दबाव उसके लिए निर्विवाद रूप से तीव्र था। भीड़ में अलग दिखने के लिए, भले ही मैं उच्चतम श्रेणी की 3 पैटर्न वाली गोली ना बना सकूं, मुझे कम से कम 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट गोली तो बनानी ही चाहिए, उसने सामग्री तैयार करते हुए खुद से कहा। इस बीच लियू लिंग ने पहले से ही अपनी सामग्री का सेट तैयार कर लिया था, एक ऐसा संग्रह जो जियाओ यान के मंच पर मौजूद सामग्री से आसानी से दोगुना था। ओह, अप्रत्याशित रूप से ये बच्चा 4थी श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकता है। अनजाने में लियू लिंग की नज़र जियाओ यान के मंच पर पड़ी और वह उसे नए सिरे से सम्मान देने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल लियू लिंग ने अपना ध्यान वापस घुमाया, अपना हाथ ऊपर उठाया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन में बढ़ गया और गर्मी की एक तीव्र लहर ने तुरंत पूरे प्लाजा को घेर लिया। हालांकि सभी जानते थे कि लियू लिंग के पास एक अनोखी लौ है, फिर भी यह नज़ारा अनगिनत गर्म निगाहों और उत्साही तालियों की गड़गड़ाहट को आकर्षित करता है। क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन और ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के संयोजन के साथ लियू लिंग का सेटअप निर्विवाद रूप से प्रभावशाली था। इस लॉ को प्राप्त करने से पहले भी लियू लिंग आसानी से 4थी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। अब इस स्वर्गीय लॉ के जुड़ने के साथ 5वीं श्रेणी की गोलियां बनाना उसके बस की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस बार लियू लिंग ने 6ठी श्रेणी की गोली बनाने का प्रयास करके अतिशयोक्ति नहीं की। इसके बजाय उसने ड्रैगन पावर पिल नामक 5वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने का विकल्प चुना। ऊंचे मंच पर फामा काले वस्त्र पहने आकृति को ध्यान से देख रहा था। फिर भी लियू लिंग के मंच पर सामग्री को देखते ही वह अचंभित रह गया, लगभग अपना जबड़ा गिराने लगा। इतनी सारी सामग्री कम से कम 5वीं कक्षा की गोली के लिए होनी चाहिए। क्या इसका मतलब यह है कि लियू लिंग पहले से ही 5वीं कक्षा का कीमियागर बन चुका है? फामा ने पूरी तरह से चकित होकर कहा। लियू लिंग के पास एक अनोखी लौ होने से भी फामा को उतना आश्चर्य नहीं हुआ था। केवल 18 या 19 साल की उम्र में 5वीं कक्षा का कीमियागर बनने का मतलब था कि लियू लिंग भविष्य में 7वीं कक्षा के स्तर तक पहुंच सकता था, एक ऐसी उपलब्धि जिसके लिए उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के कीमियागर जीवन भर प्रयास करते रहेंगे लेकिन शायद कभी हासिल न कर पाएं। वरिष्ठ भाई वास्तव में दुर्जय है, उसने हमारे गुरु के कीमियागर कौशल को पूरी तरह से विरासत में लिया है। लेकिन दूसरी वरिष्ठ बहन कहाँ है?
वीआईपी सेक्शन में नलन यानरान हालांकि कीमिया में पारंगत नहीं थी, लेकिन लियू लिंग के प्रति भीड़ की प्रतिक्रियाओं से उसे यह एहसास हो गया कि कुछ असाधारण हो रहा है। लियू लिंग के लिए जयकार करते हुए वह जियाओ जियान की अनुपस्थिति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी, जो अभी तक दिखाई नहीं दी थी। मास्टर ने उल्लेख किया कि सीनियर सिस्टर वापस आ गई है, इसलिए तार्किक रूप से उसे इस कीमियागर सभा में भाग लेना चाहिए, है न? नलन यानरान की नज़र प्लाजा और उसकी परिधि पर घूम रही थी। अब तक सभी प्रतियोगियों ने अपनी सामग्री निकाल ली थी और अपनी लपटें जला ली थीं। उनमें से राजकुमारी याओ यू की दिशा से उठती नीली लपटें काफी ध्यान आकर्षित कर रही थीं। दर्शकों से आश्चर्य की हल्की आवाजें सुनकर जियाओ यान ने छोटी राजकुमारी की ओर देखा और क्षण भर के लिए चौंक गया। उसने देखा कि उसका पतला हाथ एक मंत्रमुग्ध करने वाली नीली लौ में लिपटा हुआ था, जो कोमल पानी की लहरों की तरह बाहर की ओर लहरा रही थी, जिससे एक आकर्षक दृश्य बन रहा था। ये किस तरह की लौ है? जियाओ यान ने नीली लौ को देखा, थोड़ा हैरान। हालांकि इस लौ का आकार कुछ हद तक जाना पहचाना लग रहा है। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कुछ देर सोचा, फिर उसकी आंखें एहसास में चमक उठीं। यह नीली लौ जियामा साम्राज्य के शाही परिवार के प्रतीक से मिलती जुलती है। शाही परिवार का प्रतीक एक शक्तिशाली पौराणिक जानवर था जिसका सिर दहाड़ते हुए उठा हुआ था, और जानवर के चारों ओर एक ऐसी ही लौ थी जो उसके चारों ओर लहरें फेंक रही थी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जियामा साम्राज्य के शुरुआती दिनों में शाही परिवार के पास एक शक्तिशाली जानवर था जिसने साम्राज्य को कई बार बचाया था। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह कहानी अतिरंजित लोककथा है, और कुछ ही लोग इस पर सच में विश्वास करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो कुछ रहस्यों से वाकिफ हैं। क्या ये लौ ज्वारीय ड्रैगन जानवर की जलीय नीली लौ हो सकती है? ऊंचे मंच पर फामा और हाई बोडोंग थोड़ी देर के लिए दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने छोटी राजकुमारी द्वारा बुलाई गई नीली लौ को देखा। एक पल के बाद उन्हें एक विचार सूझा और उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। हाँ, जिया जिंगटियन ने चुपचाप हंसते हुए कहा, लेकिन उसने टाइडल ड्रैगन बीस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। वह एक भाग्यशाली लड़की है, लेकिन कौन सोच सकता था कि वह प्राचीन जादुई जानवर, जो न जाने कितने समय से निष्क्रिय है, अभी भी जीवित है। जिया जिंगटियन के व्यवहार को देखते हुए फामा और हैब बोडोंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे के विचारों को समझते हुए एक दूसरे को देखा। हालांकि जलीय नीली लौ की तुलना स्वर्गीय लौ की दुनिया को चुनौती देने वाली प्रकृति से नहीं की जा सकती है, लेकिन ये तथाकथित जानवरों की लपटों में उच्च स्थान पर है। इसके अलावा इस लौ में एक नर्म और यिन ऊर्जा थी, जो इसे एक कुंवारी कीमियागर द्वारा संचालित किए जाने पर विशेष रूप से शक्तिशाली बनाती है, जो इसकी प्रभावशीलता को काफी हद तक बढ़ाती है। लिटिल प्रिंसेस और लियू लिंग द्वारा अपने जानवर और स्वर्गीय लपटों का अनावरण करने के बाद कई अन्य प्रतियोगियों ने भी अनोखी लपटों का खुलासा किया। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ कि पिछले राउंड में उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले जियाओ यान और काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने बाकी भीड़ की तरह केवल साधारण गोली की लपटों का इस्तेमाल किया। तभी लियू लिंग ने अचानक क्रिम्सन सरपेंट कॉल्ड्रॉन के भीतर ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम से गर्मी को तेज कर दिया, जिससे पूरे प्लाजा में तापमान फिर से बढ़ गया। अजीब बात यह है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, लिटिल प्रिंसेस सहित अन्य प्रतियोगियों के हाथों में लपटें मंद होती गईं और उनकी कुछ ताकत कम होती गई। हल्की हवा पूरे मैदान में बह रही थी और हर रंग की लपटें, जिनमें से हर एक का अपना अलग रंग था, थोड़ी थोड़ी झुक रही थीं। सभी को आश्चर्य हुआ कि हर लपट अखाड़े के बीच में लियू लिंग की ओर इशारा कर रही थी। अधिक सटीक रूप से लपटें लियू लिंग की कड़ाही से उठती हुई अलौकिक हरी लौ की ओर खींची जा रही थीं। यह अजीबोगरीब दृश्य मंत्रियों द्वारा अपने संप्रभु के सामने झुकने जैसा था। एक स्वर्गीय लौ का उभरना और सभी अग्नि समर्पण में झुकना, ये शब्द कितने सत्य हैं। ये तमाशा देखकर फामा ने ऊंचे मंच से धीरे से आह भरी। उसने अपनी युवावस्था में ऐसा ही दृश्य देखा था, और ऐसे क्षण में इसे फिर से देखना उसे आश्चर्यचकित कर गया। प्लाजा पर हुई इस अजीबोगरीब घटना ने लियू लिंग को बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं किया। जैसे जैसे क्रिम्सन सरपेंट कड़ाही में तापमान बढ़ता गया, प्रतियोगियों के हाथों में लपटें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। ये लड़का, छोटी राजकुमारी ने निराशा में बड़बड़ाया। इससे पहले कभी किसी स्वर्गीय ज्वाला की कच्ची शक्ति को न देखने के कारण उसने मान लिया था कि उसकी जलीय नीली ज्वाला लियू लिंग की ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला के बराबर ही है। हालांकि अपनी खुद की ज्वाला की अधीनता को देखने के बाद ये किसी के लिए भी स्पष्ट था कि यह तुलनीय से बहुत दूर है, अन्यथा उसकी ज्वाला ने ऐसा अधीनस्थ व्यवहार नहीं दिखाया होता। अध्याय 388 लियू लिंग की हमेशा की तरह जोखिम भरी चालें। जब भीड़ लियू लिंग की स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति से मोहित हो गई, तो जियाओ यान की नज़र लियू लिंग के मंच पर सामग्री के ढेर पर टिकी रही। ये स्पष्ट था कि लियू लिंग ने जितनी सामग्री तैयार की थी, वह 3 पैटर्न वाली हरी स्पिरिट गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक 20 जड़ी बूटियों से कहीं अधिक थी। अचानक जियाओ यान के दिमाग में एक पुरानी जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। जियाओ यान, घूरना बंद करो। उस लड़के की सामग्री स्पष्ट रूप से 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने के लिए है।
5वीं कक्षा की गोली। क्या इसका मतलब यह है कि वह पहले से ही 5वीं कक्षा के कीमियागर का स्तर हासिल कर चुका है? याओ लाओ के शब्दों पर जियाओ यान का चेहरा अविश्वास से भर गया। जियाओ यान, इतना परेशान मत हो। लियू लिंग तुमसे लगभग 2 साल बड़ा है। अगर वह अभी 5वीं कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच सकता है तो तुम भी 2 साल में वही हासिल कर सकते हो। इसके अलावा उसके मौजूदा कौशल शायद ही डैंग क्षेत्र के कुलीन कीमियागर कबीलों को प्रभावित कर पाएं। मेरे दिनों में। जियाओ यान की प्रतिक्रिया देखकर याओ लाओ ने अपने पिछले अनुभवों के बारे में शेखी बघारना शुरू कर दिया। जियाओ यान, 3 पैटर्न वाली हरी स्पिरिट गोली को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करो जैसा कि हमने अभ्यास किया था। इन सब से विचलित मत हो। अगर लियू लिंग 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में सफल हो जाता है तो तुम्हारे जीतने का कोई मौका नहीं होगा। लेकिन अगर वह गलती करता है या सम्मलन प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या आती है तो तुम्हारे पास अभी भी एक अवसर हो सकता है। हाँ शिक्षक, मैं समझता हूँ। याओ लाओ के मार्गदर्शन को सुनकर जियाओ यान को एहसास हुआ कि वह बाहरी विकर्षणों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता जैसा कि पहले दौर में हुआ था। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि लियू लिंग को शोधन प्रक्रिया के दौरान विफलता का सामना करना पड़ सकता है। आखिरकार सबसे अच्छे कीमियागर भी 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। 5वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने में 4थी कक्षा की गोली से भी अधिक समय लगता है, इसलिए यदि लियू लिंग ने सम्मलन चरण के दौरान कोई गलती की तो उसके पास सामग्री का दूसरा सेट तैयार करने का समय नहीं होगा। अल्पविराम। जैसे ही लियू लिंग की स्वर्गीय लौ के कारण असामान्य दृश्य समाप्त हुआ, प्रतियोगियों ने धीरे धीरे आगे की चुनौती पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी लपटों को अपने कड़ाहों में निर्देशित किया, अपनी सामग्री को अपने भंडारण के छल्ले से निकाला और कीमिया में पहला कदम शुरू किया, निष्कर्षण। जियाओ यान ने अपनी आंखें अपनी कड़ाही पर टिकाए रखी, कभी कभी अपने प्लेटफॉर्म से 1 या 2 जड़ी बूटियां अंदर फेंकता रहा। लौ के तापमान को ध्यान से नियंत्रित करते हुए उसने फॉर्मूले से निर्देशों का पालन किया, गोली के लिए जरूरी सार को सावधानीपूर्वक निकाला। हालांकि उसके दिमाग में निर्देश सटीक थे, लेकिन जियाओ यान कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फामा ने उसे कल रात केवल 2 सेट सामग्री दी थी, इसलिए कोई भी गलती जिससे एक भी जड़ी बूटी खराब हो जाती उसकी विफलता की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देती। ये कुछ ऐसा था जिसे जियाओ यान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नतीजतन उसने जल्दबाजी नहीं की, एक बार में 4 या 5 जड़ी बूटियां डाल दीं। इसके बजाय उसने एक बार में 1 या 2 जड़ी बूटियों को परिष्कृत करते हुए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। इस समय ज्यादातर प्रतियोगी जियाओ यान की तरह ही सावधान थे। हालांकि कुछ अपवाद भी थे। लियू लिंग की तरफ से उसने हिम्मत करके 4 जड़ी बूटियां लीं और उन सभी को एक साथ क्रिम्सन सरपेंट कड़ाही में फेंक दिया, जिससे शोधन प्रक्रिया शुरू हो गई। आह, वह लड़का हमेशा की तरह लापरवाह, बिना किसी सावधानी के। लियू लिंग की हरकतों को देखकर फामा ने गहरी सांस ली। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। लियू लिंग के पिछले प्रदर्शनों के आधार पर उसका कौशल स्तर निस्संदेह प्रतियोगियों में सबसे ऊंचा था। फिर भी लियू लिंग का परिष्कृत दृष्टिकोण हमेशा अत्यधिक जोखिम भरा था, ऐसा कुछ जो किसी प्रतियोगिता में विनाशकारी साबित हो सकता है। लियू लिंग में इस दोष को पहचानते हुए फामा ने बैकअप प्लान तैयार करने के लिए कल देर रात जियाओ यान से मुलाकात की थी। वीआईपी सेक्शन में नालन जी ने प्रतियोगियों से अपनी नज़र हटा ली और नालन यानरान की ओर मुड़ गए। यानरान, तुम पिछले 2 सालों से यूनलान पर्वत पर छिपे हुए हो। क्या तुम अपने दादा की फटकार का सामना करने से डरते थे? फटकार? तुम मुझे क्यों डांट रहे हो दादाजी? उसकी बातें सुनकर नालन यानरान हैरान हो गया। तुमने हमसे सलाह किए बिना जियाओ परिवार के साथ सगाई खत्म कर दी। क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरह से न्यायसंगत थे? आपकी 3 साल की चुनौती के परिणाम के बावजूद ये सबसे अच्छा होगा यदि आप बाद में जियो परिवार से माफी मांग लें, नालन जी ने थोड़े तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। गूहे द्वारा नालन जी को जहर से मुक्त करने के बाद उन्हें टूटी हुई सगाई के बारे में पता चला। परिवार के बुजुर्ग जियो लिन के मित्र के रूप में जियो परिवार से मिलने के लिए समय निकालते हुए उन्होंने पाया कि जियो यान की साधना प्रतिभा वापस आ गई थी। इस ज्ञान ने उनकी वर्तमान सलाह को प्रभावित किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जब मैं सगाई तोड़ने गया तो मैंने मुआवजा भी देने की पेशकश की, लेकिन उसने न केवल इसे अस्वीकार कर दिया बल्कि मेरा अपमान किया, ये कहते हुए कि वह मुझे तलाक दे देगा। नालन यानरान ने जिद्दी होकर जवाब दिया। आप निजी तौर पर जियो परिवार के पास जा सकते थे और सगाई को रद्द करने के बारे में जियो जान से विनम्रतापूर्वक बात कर सकते थे। शायद ऐसा करने से ऐसी घटना नहीं होती। इसके बजाय आपने सगाई को तोड़ने के लिए यूनलान संप्रदाय के अधिकार का इस्तेमाल करना चुना, इस बात की परवाह किए बिना कि इससे जियो परिवार की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान होगा। वह सगाई तुम्हारे दादा और जियाओ जान के पिता ने तय की थी। इससे मैं, तुम्हारे दादा, सम्मानजनक स्थिति में कैसे आ गया? नालन जी ने अपनी पोती की ओर देखा, उसका स्वर शांत लेकिन दृढ़ था। अपने दादा की बातें सुनकर नालन यानरान की अभिव्यक्ति जटिल हो गई।
एक पल के बाद उसने समान रूप से कहा, दादाजी, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जो मैं नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो। कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं 3 साल की चुनौती में नहीं हारूंगी। जब जियाओयान हार जाएगा तो मैं उसे कुछ मुआवजा दूंगी। तुम्हें इतना भरोसा है? जियाओ परिवार के लड़के में प्रतिभा की कमी नहीं है। 3 साल बाद वह शायद डू ग्रैंड मास्टर के पद तक पहुंच जाएगा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैच देखने पर ध्यान दो, नालन यानरान ने जवाब दिया, अपने दादा की जांच को दरकिनार करते हुए और अपनी डूक्यूई का उपयोग करके अस्थायी रूप से अपनी सुनने की क्षमता को अवरुद्ध करते हुए उनकी बकबक को अनसुना कर दिया। हालांकि नलन जी उसके रवैये से चिढ़ गए थे, लेकिन वे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे एक सार्वजनिक सेटिंग में थे और वे नहीं चाहते थे कि नलन परिवार उपहास का विषय बने। इस बिंदु तक अंतिम दौर कुछ समय के लिए आगे बढ़ चुका था। नलन जी ने देखा कि नलन यानरान के साथ अपनी बातचीत के दौरान सबसे चमकदार प्रतियोगी लियूलिंग ने पहले ही अपनी सामग्री का 2/3 उपयोग कर लिया था, जबकि अधिकांश अन्य ने मुश्किल से 3 या 4 जड़ी बूटियां निकाली थीं। ये गति बस आश्चर्यजनक है। जबकि अन्य लोग तीसरी श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे, लियूलिंग 5वीं श्रेणी की गोली पर काम कर रहा था। फिर भी 30 से 40 जड़ी बूटियां निकालने में उसकी गति दूसरों की गति से लगभग बराबर थी, केवल 7 या 8। ये सभी को चकित करने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 389, हाफ अ टाइम ब्रेक। अपना कौशल दिखाएं। लियूलिंग की तरफ से उसने प्रत्येक प्रयास में कम से कम 4 औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना जारी रखा। हालांकि उसे एक बार थोड़ी विफलता मिली, लेकिन उसकी गति को देखते हुए उसने कुल मिलाकर केवल 4 जड़ी बूटियां बर्बाद की, जो दूसरों की तुलना में उसे पीछे नहीं छोड़ती थी। कुछ और मिनटों के बाद लियूलिंग ने अपने पत्थर के मंच पर गोली के लिए आवश्यक सभी आवश्यक घटकों को पहले ही निकाल लिया था। ये बच्चा, वह वास्तव में किसी और को चमकने का मौका नहीं देता। 5वीं श्रेणी की गोली के लिए इतनी बड़ी मात्रा में सामग्री को परिष्कृत करने की प्रक्रिया, और वह अभी भी तीसरी श्रेणी की गोली पर काम करने वाले किसी व्यक्ति से तेज है। फामा ने उच्च मंच से टिप्पणी की, अनिश्चित कि वह प्रशंसा कर रहा था या आलोचना। इस बीच मुख्य चौक में जियाओयान, लिटिल प्रिंसेस, जियाओ यीजियान और शेष प्रतियोगी अभी भी अपनी स्वयं की शोधन प्रक्रियाओं के माध्यम से भाग रहे थे। ओह, गहरी सांस छोड़ते हुए लियूलिंग ने आखिरकार अपने निष्कर्षण को पूरा किया, स्पष्ट रूप से थका हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी युद्ध ऊर्जा को बहाल करने के लिए एक गोली ली और अपनी ताकत हासिल करने के लिए क्रॉस लेग बैठ गया। ठीक है, कम से कम अब वह एक स्थिर दृष्टिकोण अपना रहा है। फामा ने अनुमोदनपूर्वक मुस्कुराते हुए देखा, ये देखकर कि लियूलिंग ने सीधे गोली सम्मलन चरण में भागने के बजाय अपनी ऊर्जा को बहाल करने को प्राथमिकता दी। क्या यह आदमी वास्तव में सिर्फ आराम करने के लिए बैठा है? यह क्या है? क्या वह हमारा इंतजार कर रहा है या कुछ और? जियाओयान और लिटिल प्रिंसेस ने लगभग एक साथ बड़बड़ाते हुए लियूलिंग की शांत रिकवरी को देखकर निराश महसूस किया। हमारा वरिष्ठ भाई वास्तव में प्रभावशाली है, वह 5वीं श्रेणी की गोली बनाने का लक्ष्य बना रहा है। जियाओ यीजियान ने अपने शोधन में एक ब्रेक के दौरान लियूलिंग पर नजर डाली। वह केवल 4थी श्रेणी की गोली पर काम कर रही थी, लेकिन जल्द ही वह लियूलिंग के ठीक बाद अपनी सभी सामग्री निकालने वाली दूसरी प्रतियोगी बन गई। उसके कुछ ही समय बाद जियाओयान, लिटिल प्रिंसेस और कुछ अन्य लोगों ने भी अपने निष्कर्षण पूरे कर लिए। अभी भी आराम कर रहे हो? अपना निष्कर्षण पूरा करने के बाद जियाओयान लियूलिंग की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका, जो अभी भी शांति से ध्यान कर रहा था। अपना सिर हिलाते हुए जियाओयान ने अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक गोली ली और अपने काम पर वापस ध्यान केंद्रित किया। तेजी से उसने प्रत्येक परिष्कृत सामग्री को कड़ाही में रखा, सामग्री के एक साथ जुड़ने पर प्रत्येक सूक्ष्म प्रतिक्रिया के साथ खुद को सावधानीपूर्वक समायोजित किया। जैसे ही जियाओयान ने गोली का मिश्रण शुरू किया, लिटिल प्रिंसेस और जियाओ यीजियान ने बिना समय बर्बाद किए उन्होंने तुरंत अपनी सामग्री को अपने बर्तनों में डाला और मिश्रण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। समय समय पर विशाल चौक में एक दबी हुई आवाज़ गूंजती थी। ये जानी पहचानी आवाज़ किसी भी कीमियागर के लिए डरावनी थी, जो गोली के शोधन में विफलता का संकेत देती थी। प्रत्येक धमाके के साथ कुछ प्रतियोगी, जो स्पष्ट रूप से निराश थे, एक एक करके चौक से बाहर चले गए। प्रतियोगिता एक छलनी की तरह लग रही थी, जिसमें बड़े अंतराल थे, जो लगातार कमज़ोर और कम कुशल लोगों को बाहर कर रही थी। कई दौर की स्क्रीनिंग के बाद जो लोग बचे रहे, वे निस्संदेह युवा पीढ़ी के अभिजात वर्ग के थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शुरू में शांत रहने वाले कुछ प्रतियोगियों में भी थकान के लक्षण दिखने लगे। अत्यधिक खपत वास्तव में उन्हें थका रही थी। क्या आप बता सकते हैं कि किसकी गोली उच्च स्तर की होगी? हाइबोडोंग धीरे धीरे फामा के पीछे चला गया, नीचे के चौक को देखते हुए, और चुपचाप पूछा, तो क्या आप अभी भी बता सकते हैं? अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, फामा ने अस्पष्टता से उत्तर दिया।
हालांकि उन्हें संदेह था कि लियू लिंग इस्तेमाल की गई सामग्री की मात्रा के आधार पर 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ जटिल 4वीं स्तरीय गोलियां हो सकती हैं जिनके लिए इतनी सारी सामग्री की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हुए उन्होंने समझाया, हालांकि जैसे जैसे गोलियां आकार लेना शुरू करती हैं, आप अक्सर बता सकते हैं। 4वीं स्तरीय गोलियां पूरी तरह से बनने से पहले एक अलग सुगंध पैदा करती हैं। सुगंध जितनी मजबूत होगी, गोली की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। 5वीं स्तरीय गोलियों के लिए वे अद्वितीय हैं। जब वे बनती हैं तो वे अपने भीतर तीव्र ऊर्जा के कारण एक वास्तविक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करती हैं। ये सुनकर हाई बोडोंग ने थोड़ा सिर हिलाया और चुप हो गया, अपने हाथ पीछे मोड़कर धैर्यपूर्वक प्रतियोगिता के समापन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय जबकि अधिकांश प्रतियोगी अभी भी सामग्री सम्मलन के बीच में थे, लियू लिंग आखिरकार खड़ा हुआ और अपनी खुद की गोली सम्मलन प्रक्रिया शुरू की। उसके द्वारा की गई हर हरकत पर मौजूद बड़े नामों की नज़र थी। उम्मीदों के मुताबिक लियू लिंग ने उन्हें निराश नहीं किया। पारंपरिक चरण दर चरण विधि का पालन करने के बजाय उसने एक बार फिर एक अजीबोगरीब लय का पालन किया। एक बार में 3, 4 या 5 प्रकार के घटक सार को कड़ाही में डाला। आह, ये बच्चा, फामा ने ऊंचे मंच से बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर निराशा और इस्तीफे का मिश्रण दिख रहा था। यह कोई साधारण अभ्यास सत्र नहीं है। क्या वह थोड़ा और सावधान नहीं हो सकता? पहले के चरणों में अगर वह असफल होता तो वह केवल कुछ सामग्री बर्बाद करता, लेकिन अगर वह अब सम्मलन चरण के दौरान फिसल जाता है तो वह अपनी सामग्री का 70 से 80% खो सकता है। ऐसा लग रहा था कि फामा की टिप्पणी अनसुनी नहीं थी, क्योंकि वीआईपी सीटों पर बैठे कुछ दर्शकों ने लियू लिंग की हरकतों पर ध्यान दिया और विभिन्न भावों का आदान प्रदान किया। क्या सीनियर ब्रदर इस दृष्टिकोण से बहुत अधिक जोखिम नहीं उठा रहे हैं? मुझे वास्तव में उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, नलन यानरान ने लियू लिंग को चिंता के साथ काम करते हुए देखकर बड़बड़ाया। 7 या 8 मिनट बाद फामा की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उनके वृद्ध चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी क्योंकि उन्होंने जियाओ यान की दिशा में देखा। उनके गहरे लाल रंग के कड़ाही से एक हल्की औषधीय सुगंध फैलने लगी थी। यान जियाओ स्थिर है, वह पहले से ही सफल गोली बनाने के संकेत दिखा रहा है, फामा ने मन ही मन सोचा, पिछली रात की अपनी योजनाओं से गुप्त रूप से प्रसन्न। जियाओ यान के बाद जियाओ ई जियान, राजकुमारी याओ यू और कुछ अन्य प्रतियोगियों से भी ऐसी ही खुशबू आने लगी। एक पल के लिए पूरा चौक और यहां तक कि वीआईपी और दर्शक सीटें भी औषधीय गोलियों की समृद्ध सुगंध से भर गईं। हालांकि एक सावधान पर्यवेक्षक ये देखेगा कि दर्जनों अलग अलग सुगंधों में से जियाओ ई जियान की सुगंध सबसे मजबूत थी। यह महसूस करते हुए फामा का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रहस्यमय काले वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा परिष्कृत की गई गोली मध्यम स्तर की 4थी श्रेणी की गुणवत्ता तक पहुंच जाएगी। अगर जियाओ यान केवल एक ही पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल बनाने में कामयाब हो जाता तो यह वास्तव में थोड़ा कम होता। उस पल जियाओ यान, जैसे कि अपनी तुलना में जियाओ ई जियान की गोली की उच्च गुणवत्ता को महसूस कर रहा हो, थोड़ा भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। अध्याय 390, याओ लाओ की सहायता। अस्थि आत्मा ठंडी आग प्रकट होती है। जियाओ यान, अगली बार मैं तुम्हें अस्थि आत्मा ठंडी आग का अस्थायी रूप से उपयोग करने दूंगा। जब तक तुम इसकी आभा को दबाए रखोगे, कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा। ध्यान केंद्रित रखो और 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने का प्रयास करो। याओ लाओ ने अचानक अपने रिंग के भीतर से जियाओ यान को सलाह दी, जो चुपचाप प्रतियोगिता को देख रहा था। याओ लाओ और फामा ने एक समान विचार साझा किया। लियू लिंग की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास पहले से ही एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि थी, और वह इस तरह के जोखिम भरे घटक सम्मलन विधियों के साथ कठिनाई को और बढ़ा रहा था, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें विफलता की 80% संभावना है। वर्तमान में लियू लिंग के अलावा सबसे बड़ा खतरा रहस्यमय काले वस्त्र वाली आकृति थी। यदि जियाओ यान 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है तो उसके पास चैंपियनशिप जीतने का एक महत्वपूर्ण मौका होगा। समझ गया। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान का मनोबल बढ़ा। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक और हल्के बैंगनी रंग की गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डालकर हल्के से चबाया। उसी समय उसके हाथ में एक सफ़ेद लौ दिखाई दी, जिसे उसने तुरंत अपनी आत्मा की शक्ति से नियंत्रित किया और कड़ाही में डाल दिया। याओ लाओ के जानबूझकर दमन के कारण बोन स्पिरिट कोल्ड फायर ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। हालांकि चूंकि जियोयान मुख्य प्रतियोगियों में से एक था, इसलिए उसके कार्यों ने कई दर्शकों की नज़रों को जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनमें से एक फामा भी था, जिसकी गहरी आंखें सफ़ेद लौ को देखते ही चौड़ी हो गईं। वह एक शक्तिशाली आत्मा के उतार चढ़ाव को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जिसने उसके मन में जिज्ञासा और सवालों को जगा दिया। उसी समय लियू लिंग और जियो यी जियान सहित अन्य कीमियागरों ने भी मजबूत आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया। हालांकि वे अपनी स्वयं की शोधन प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण चरणों में थे और आगे की जांच करने के लिए ध्यान नहीं दे सकते थे।
किसने सोचा होगा कि यान जियो के पास अपनी आस्तीन में एक छिपा हुआ कार्ड था। ये सफ़ेद लौ संयमित हो सकती है, लेकिन इसमें अपार शक्ति है, संभवतः लियू लिंग की ग्रीन लोड स्कोर लौ से कम नहीं। एक पल के चिंतन के बाद फामा का चेहरा भ्रम से उत्साह में बदल गया। जियाओ यान के कड़ाही में सफ़ेद लौ को शामिल होते देखकर उसे यकीन हो गया कि जियाओ यान एक पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल नहीं बल्कि 2 पैटर्न वाला संस्करण बनाने का लक्ष्य बना रहा था। हाँ, अगर यान जियाओ वास्तव में 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर लेता है तो ये प्रतियोगिता उसके हाथ में है। फामा ने प्रसन्नतापूर्वक सोचा। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि जियाओ यी जियान चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी। अंत में जियाओ यान या लियू लिंग में से कौन जीतेगा, यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। इस समय फामा उत्सुकता से जियाओ यान द्वारा 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट पिल को सफलतापूर्वक बनाने का इंतजार कर रहा था। याओ लाओ से बोन स्पिरिट कोल्ड फायर उधार लेने के बाद जियाओ यान ने अपनी सारी ऊर्जा पिल को परिष्कृत करने पर केंद्रित कर दी। ओह, कुछ ही देर में जब उसके माथे पर पसीना आने लगा तो उसके बर्तन में एक नीले रंग की गोली बनने लगी, जिसके साथ एक ताज़ा औषधीय खुशबू भी थी। 4थी श्रेणी की गोली। जिस क्षण जियाओ यान ने सफलतापूर्वक 4थी श्रेणी की गोली बनाई, भीड़ ने जयकारे लगाए और फामा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियाओ यान के बाद लिटिल प्रिंसेस ने भी 4थी श्रेणी की गोली को परिष्कृत किया। हालांकि उसके कड़ाही से आने वाली खुशबू जियाओ यान की तुलना में काफ़ी कम तीव्र थी। इसके बावजूद लिटिल प्रिंसेस अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए उत्साह से मुस्कुराए। यह उसका पहली बार 4थी श्रेणी की गोली बनाने का प्रयास था और उसे सफल होने की उम्मीद नहीं थी। उसे विश्वास था कि इस गोली के साथ भले ही वह चैंपियनशिप न जीत पाए, लेकिन दूसरा या तीसरा स्थान आसानी से हासिल किया जा सकता है। जैसे ही उन दोनों ने अपनी गोलियां पूरी की, एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ जिसमें अधिक से अधिक प्रतियोगी सफलतापूर्वक अपनी गोलियां परिष्कृत कर रहे थे। हालांकि उसी क्षण जियाओ यी जियान की कड़ाही से एक हल्की बैंगनी रंग की गोली की खुशबू धुएं की तरह उठने लगी। एक रंगीन गोली की खुशबू। हल्के बैंगनी रंग का धुआं देखकर लगभग हर कीमियागर जो इसके महत्व को समझता था चौंक गया। सोचना कि वह रंगीन खुशबू वाली गोली बना सकती है, ये स्पष्ट है कि वह तैयार होकर आई थी। फामा के चेहरे पर अभी अभी उभरी हल्की मुस्कान तुरंत उदास हो गई जब उसने जियाओ यी जियान के कड़ाही से बैंगनी रंग का धुआं उठते देखा। रंगीन गोली की खुशबू क्या होती है? ऊंचे मंच पर हाई बोडोंग ने फामा की अचानक गहरी परेशानी भरी अभिव्यक्ति को देखते हुए जल्दी से पूछा। रंगीन गोली की खुशबू आमतौर पर 5वीं श्रेणी की गोलियों से ही बनती है। हालांकि कुछ शीर्ष स्तरीय 4थी श्रेणी की गोलियां भी इसे बना सकती हैं। खुशबू की तीव्रता को देखते हुए मुझे लगता है कि वह जो परिष्कृत कर रहा है वह बाद वाली में से एक है, फामा ने उदास होकर जवाब दिया। उनकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। उसकी तुलना में यू एर और यान जियाओ द्वारा परिष्कृत की गई 4थी श्रेणी की गोलियां बिना किसी संदेह के थोड़ी कमतर हैं। जियाओ यान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह रहस्यमय व्यक्ति 4थी श्रेणी के फॉर्मूले का उपयोग करके रंगीन खुशबू वाली गोली बना पाएगा। आपकी 2 पैटर्न वाली ग्रीन स्पिरिट गोली तुलना में कम पड़ सकती है, याओ लाओ ने टिप्पणी की। शुरू में जियाओ यान को 2 पैटर्न वाली गोली बनाने में मदद करने से प्रसन्न थे, लेकिन अब प्रतियोगिता में अप्रत्याशित डार्क हॉर्स द्वारा चौंक गए। आप वास्तव में इस दुनिया में किसी को भी कम नहीं आंक सकते। यह आदमी वास्तव में शक्तिशाली है। नीचे चौक में जियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस जियाओ यी जियान की कड़ाही से उठती रंगीन खुशबू को देखकर चकित हो गए। उनके चेहरे पीले और पराजित हो गए। एक कड़वी मुस्कान के साथ वे दोनों जानते थे कि ऐसी पूर्ण श्रेष्ठता के सामने कोई भी बहाना व्यर्थ होगा। तुम दोनों आहें भर रहे हो और पहले से ही हार मान रहे हो। जियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस की आहें सुनकर लियू लिंग ने मुड़कर उन्हें एक बड़ी मुस्कान दी। उस पल जियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस दोनों ने लियू लिंग की अभिव्यक्ति में एक बेजोड़ आत्मविश्वास की झलक देखी, जो क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी निगाहों के सामने लियू लिंग की कड़ाही में पहले से ही एक समृद्ध हल्के लाल औषधीय तरल दिखाई देने लगा था। इस आदमी ने इतने लंबे समय तक आराम किया और अब उसने इस सटीक क्षण में सामग्री सम्मलन प्रक्रिया को दोषरहित रूप से पूरा कर लिया है। क्या राक्षसी प्रतिभा है! जियाओ यान और लिटिल प्रिंसेस दोनों ही आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। दोनों को संबोधित करने के बाद लियू लिंग ने अपनी आत्मा शक्ति को 2 धाराओं में विभाजित किया और उन्हें कड़ाही में डाल दिया। एक ने सियान की लौ को बलपूर्वक दबा दिया, जबकि दूसरे ने बिजली की गति से औषधीय तरल को लपेटा, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली संपीड़न बल निकला। इस बार लियू लिंग ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल के रूप में जानी जाने वाली 5वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था। ये गोली उपयोगकर्ता को थोड़े समय के लिए असाधारण रूप से मजबूत शारीरिक शक्ति प्रदान कर सकती है, एक कच्ची शुद्ध शक्ति जो किसी भी युद्ध ऊर्जा वृद्धि से जुड़ी नहीं है। इस प्रकार ड्रैगन स्ट्रेंथ पिल एक ऐसी गोली थी जो सीधे शारीरिक कौशल को बढ़ाती थी, जिससे इसे अधिकांश 5वीं स्तरीय गोलियों की तुलना में परिष्कृत करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता था। यहाँ तक कि अनुभवी 5वीं स्तरीय कीमियागरों को भी इसे बनाना काफ़ी मुश्किल लगा।